अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर चैनल फैंटास्टिक। और ये इस चैनल का पर्पस है कि हम जिंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को एड्रेस करें, और जो प्रॉब्लम्स जवानों को पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में पेश आ रही हैं, उनके हल के लिए उनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन हम प्रोवाइड करें। इस चैनल पे हम सोशल इश्यूज को डिस्कस करेंगे, टेक्निकल आईटी से रिलेटेड, क्योंकि मैं और तौसीफ जो हैं ये आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो विदाउट अ फर्दर अडू अब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तौसीफ। तौसीफ हमारे दोस्त हैं और वो पिछले 12 साल से कनाडा में मुकीम हैं। और हमारा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली, वो लोग जो कनाडा मूव होना चाहते हैं, तो एज ए टारगेट कंट्री कनाडा कैसा है। तो इस सिलसिले में मैं अब माइक देता हूँ तौसीफ को। तौसीफ, अपना तारुफ करवाइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम तो फहद ने ऑलरेडी बता दिया है। तो जैसे उन्होंने कहा कि पिछले 12-13 साल से मैं कनाडा में हूँ। मैं पाकिस्तान से हूँ और 2012 में मैं पाकिस्तान से कनाडा मूव हो गया था। अभी जो हम बात करेंगे जाहिर है वो उसका जो हमारा मेन फोकस है वो इस बात पे है कि कनाडा में आप मुस्तकिल तौर पे कैसे रह सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या चैलेंजेस आपको यहाँ पेश आ सकते हैं। और जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक मैं आपको बता सकता हूँ कि आप उन्हें यहाँ पे रहते हुए कैसे टैकल कर सकते हैं। तो ओवर टू यू फहद। यस तौसीफ, ये बताइए कि फर्ज करें, हम पहले बात कर लेते हैं कि एक पाकिस्तानी के लिए अगर वो अर्ली ट्वेंटीज में है और वो सिंगल है, फिर हम कवर करेंगे कि मैरिड अगर कोई मूव करना चाह रहा है विद किड्स और विदाउट किड्स, वो अगर उसके पास कौन कौन से रास्ते हैं जिनके जरिए वो माइग्रेट कर सके पाकिस्तान से कनाडा, या इंडिया से कनाडा, या बांग्लादेश से कनाडा, कौन कौन से तरीके हैं। लेकिन जो तो लोग सिंगल हैं, वैसे तो स्टूडेंट वीज़ा की कोई एज लिमिट नहीं है। जो लोग सिंगल हैं वो उन लेकिन उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो एक कंटिन्यूटी में चल रहे होते हैं। तो जो जैसे आपने कहा कि जो अर्ली 20s में है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा की है। क्योंकि इमिग्रेशन के लिए शायद उनको एज के मैक्सिमम पॉइंट्स तो मिल जाए, लेकिन एक्सपीरियंस के शायद उसको मैक्सिमम पॉइंट्स ना मिले। तो स्टूडेंट वीज़ा एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर वो फॉल करते हैं मोस्ट लाइकली। इसके अलावा यहाँ पे शादी के हवाले से भी है कि अगर किसी की यहाँ पे शादी हो जाती है तो वो अपने स्पाउस वीज़ा पे भी यहाँ मुस्तकिल तौर पर सुकूनत हासिल कर सकता है। इसके अलावा जॉब की है, बट ऑब्वियसली जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और अर्ली 20s के अंदर एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं मोस्टली। बाकी प्रोविंशियल नॉमिनेशन है, अगेन दैट रिक्वायर्स अ जॉब लेटर। अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो बिल्कुल ज़रूर आप उसमें कर सकते हैं। वर्क परमिट में भी आप आ सकते हैं, दैट रिक्वायर्स ऑफर लेटर टू। तो मेनली ये स्टूडेंट है, इस एज ग्रुप के जवानों के लिए, जो पढ़े अच्छा। लिखे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है और वो इस एज ग्रुप में फॉलो करते हैं, तो उनके लिए वर्क परमिट है और वर्क परमिट लेना इट्स नॉट गोना बी इजी। ठीक है, यानी कि ये आसान नहीं होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर एक स्टूडेंट है और वो स्टडी वीजा पर कनाडा आना चाहता है, तो उसको आइल्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, उसको आइल्स चाहिए होगा या पीटीई चाहिए होगा, और फाइनेंशियली उसके पास कितने पैसे हों, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होगी, रफली एक बॉल पार्क फिगर। और उसके अलावा उसका प्रोसेस जरा समराइज कर दें। जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, अब स्टूडेंट किस कह लें कि लेवल ऑफ एजुकेशन में आते हैं, अंडर ग्रेड में आते हैं या ग्रेजुएशन में, यानी मास्टर्स में आते हैं या पीएचडी में आते हैं, तो ये मैटर करता है किस कैटेगरी में आ रहे हैं। आई मीन किस लेवल ऑफ एजुकेशन पे आ रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। तो अगर फर्ज करो आप टोरंटो में हो या वैंकूवर में हो, तो दे आर एक्सपेंसिव मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो उनके अंदर तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एज वेल एज वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, वाटरलू यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा है फ़ी है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं
हम्म, और उसकी ट्यूशन फी क्या है। लेकिन एक एक थंब रूल है कि जब जो भी आपकी ट्यूशन फी है तो फॉर द होल प्रोग्राम आपके पास उससे 3 टाइम्स ज्यादा फंड्स मौजूद होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रनिंग कैश। वो कैश आपकी गारंटीड इनकम्स जैसे यहाँ जीआईसीज होती हैं वो भी हो सकता है। उसके अलावा अम, वो कैश जो है वो आपका रनिंग कैश जो एक्चुअल कैश है वो हो सकता है जो आपकी बैंक में मौजूद है। उसके अलावा जो एक रेडी कैश होता है जैसे प्राइस बॉन्ड्स होते हैं, पाकिस्तान में शायद अभी भी प्राइस बॉन्ड का सिलसिला है, तो वो भी एज अ कैश कंसिडर किए जा सकते हैं। तो ठीक है। ये इतने एसेट आपके पास ओनली फॉर दिस पर्पज हो। ये नहीं है कि मेरे अब्बा की फैक्ट्री है तो वो फैक्ट्री बेच के तो आपको नहीं पढ़ा रहे ना। तो लेकिन हाँ, अगर उसकी फैक्ट्री में इतना रेवेन्यू मौजूद है कि जो आपकी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकता है तो दैट मेक सेंस। ठीक है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कोई अपना रियल एस्टेट के एसेट्स को बेचकर जो फंड्स आते हैं, सोर्सेज़ ऑफ इनकम अगर शो करने हो, तो वो एक वो सोर्स होगी? वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम या सेकेंडरी सोर्स ऑफ फंडिंग जरूर है। हुँ, हुँ। कि जैसे आपके पास ज़राई ज़मीन है तो आप ज़राई ज़मीन को की इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या कमर्शियल कोई प्लाजा है तो उसकी आप इवैल्यूएशन करवा सकते हैं कि जो भी ये मेरा एसेट है उसकी वैल्यू ये है। लेकिन मेरे ख्याल से आई एम नॉट अ वीज़ा ऑफिसर, मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है उसका। लेकिन जो एक जनरल परसेप्शन है वो उसकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ फंडिंग जरूर हो सकती है। लेकिन कोशिश करें कि आपके पास जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग है जिसमें रनिंग कैश है, जिसमें आपका जीआईसी तो आप वैसे भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए यहाँ पे जमा करवाएंगे, और या उसके अलावा आपके नाम इतने फंड ट्रांसफर हुए हुए हैं। ठीक है। नॉर्मली पेरेंट्स के अकाउंट्स होते हैं, लेकिन समटाइम किसी स्टूडेंट के अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर भी इतने पैसे हो सकते हैं कि वो अपने आप को यहाँ फंड कर सके। आइल्स जनरली एक ग्रेजुएशन के लिए या अंडरग्रेड के लिए या मास्टर्स के लिए कितना चाहिए, तो और आप कितना रिकमेंड करते हैं एकेडमिक आइल्स से? और इससे पहले कि हम आइल्स की तरफ जाएँ, जो करेंसी की हम बात कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर $10,000 यूनिवर्सिटी की फ़ी है, तो आपके पास 30,000 कैनेडियन डॉलर होने चाहिए टू सपोर्ट योरसेल्फ, ठीक है? तो आइल्स का बताइए कि आइल्स कितना जनरली एकेडमिक चाहिए होता ज़ाहिर है स्टूडेंट के लिए आ रहे हैं तो एकेडमिक है? आर्ट्स चाहिए आपको। और एकेडमिक आर्ट्स की कोई, अगेन ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के उस प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप लॉ के लिए आ रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अगर आप मेडिसिन के लिए, जो कि मेरा नहीं ख्याल मेडिसिन के लिए डायरेक्टली कोई आता है यहाँ पे, इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। कोई इंग्लिश लिटरेचर के लिए आ रहे हैं तो उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आपकी लिंग्विस्टिक्स बहुत अच्छी हो। या यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में आ रहे हैं तो उसके लिए मे बी वो 7 या 7.5 मांगे, जो कि मेरा ख्याल 7 है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के मोस्टली प्रोग्राम्स का। यूनिवर्सिटी ऑफ विंजर है जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ पे वो 6.5 और मे बी 6 इन सम प्रोग्राम्स वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इस प्रोसेस को फ़र्ज़ करें मैंने आइल्स कर लिया और मेरे पास 30-40 हज़ार कैनेडियन डॉलर भी मेरे बैंक में हैं, या मेरे पास उतनी अमाउंट है कि मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ साल या 2 साल के लिए कनाडा के अंदर। तो इसके बाद क्या होगा? मैंने अप्लाई किया किसी यूनिवर्सिटी में, तो मैं कहाँ से वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट ढूँढूँ? नंबर 1। नंबर 2 कि अगर मुझे मिल गया कोई प्रोग्राम जो मेरी मर्ज़ी का है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा अंटिल आई गेट द वीज़ा? यूनिवर्सिटीज तो आपको गूगल से मिल जाएंगी। मतलब आप गूगल पे जाएं तो टाइप करें लिस्ट ऑफ कैनेडियन यूनिवर्सिटीज। ज़्यादातर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ओन यूनिवर्सिटी हैं। जैसे अमेरिका में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट भी हैं, जैसे टोरंटो में एक राइटसन यूनिवर्सिटी है। उसका मेरा ख्याल नाम चेंज हो गया, 2 साल 3 साल पहले वो राइटसन यूनिवर्सिटी कहलाती थी। तो वो एक ऑटोनमस यूनिवर्सिटी है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन हम सिर्फ गवर्नमेंट ओन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको वो तो गवर्नमेंट में गूगल से आपको लिस्ट मिल जाएगी। और मोस्टली हर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर उसके प्रोग्राम्स की लिस्ट मौजूद है। तो आप अपनी मर्जी का प्रोग्राम उसमें चूज करें। अपनी एकेडमिक्स जो आपने अंडर ग्रेड किया है अगर, या मास्टर्स पाकिस्तान में कुछ लोगों ने 2 साल के मास्टर किए हैं विद 2 साल की जो ग्रेजुएशन, अब तो शायद नहीं होगी। मेरा ख्याल मिनिमम 3 साल की ग्रेजुएशन है पाकिस्तान में अब भी। तो अपनी मर्जी का प्रोग्राम चूज करें,
उसके साथ अपनी एकेडमिक्स को अलाइन होना चाहिए, आपकी जो प्रीवियस एकेडमिक्स है। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपके अंडर ग्रेड जो कोर्सेज हैं वो आपके मास्टर्स के उस चूजन प्रोग्राम के साथ अलाइन हो, कि अगर कोई मैनेजमेंट में आ रहा है तो वो पीछे से बीबीए करता हुआ या बीकॉम करता हुआ आए। किसी ठीक ने कंप्यूटर साइंस में करना है तो उसके उसके मास्टर्स करना है तो कंप्यूटर साइंस की अंडर ग्रेड की डिग्री उसके पास हो, बीसीएस या बीएस हो आईटी में। तो इतनी तो कॉमन सेंस ऑब्वियसली एक स्टूडेंट में मौजूद है कि उसको प्रोग्राम कौन सा चूज करना है। तो जब आप प्रोग्राम चूज कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस प्रोग्राम का ऑब्वियसली उसी वेबसाइट से आप देखेंगे कि उस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर कौन है, जिसके साथ आप राब्ता करेंगे। कैसे वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, उनकी एप्लीकेशन का प्रोसेस वहाँ पे हर वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि है। आप किस तरह अप्लाई करेंगे, कहाँ पे आपको सबमिट करना है। ज़्यादातर यहाँ पे ये होता है कि आप अकाउंट बनाते हैं यूनिवर्सिटी में, उनका जो पोर्टल है स्टूडेंट पोर्टल होता है उसके ऊपर आप अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स आप वगैरह सारे अपलोड कर देते हैं। एक ग्रेजुएशन कमेटी होती है जो उसको रिव्यू करती है। जो तो मास्टर्स प्रोग्राम जिनके साथ जो कोर्स बेस हैं उनमें रिसर्च नहीं है, उनके तो डिसीजंस कमेटी ही कर लेती है मेरिट के मुताबिक के, जो टॉप के जितने भी सीटें हैं उनके पास वो उस तरह वो चूज कर लेते हैं। जो रिसर्च बेस होते हैं उसके अंदर आपको ये करना होता है कि आपको अपनी इंटेंट शो करनी होती है, एक लेटर ऑफ इंटेंट आपको लिखना होता है, कि मेरा इंटरेस्ट रिसर्च का इसमें है, मेरा इसका प्रीवियस एक्सपीरियंस ये है, तो मैं इसमें रिसर्च करना चाहता हूँ। तो वो ये होता है कि ग्रेजुएट कमेटी जो रजिस्ट्रार ऑफिस में या डिपार्टमेंट की अपनी कमेटी होती है वो उसको तमाम प्रोफेसर्स को सर्कुलेट कर देती है। तो ठीक है। प्रोफेसर्स उसको अप्रूव करते हैं। सही। प्रोफेसर अप्रूव कर दे तो एडमिशन आपका कंफर्म है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको कोई लेटर इशू करते हैं? जी बिल्कुल, ऑफर लेटर आता है एडमिशन का। तो वही ऑफर लेटर आपका बेसिकली कंफर्मेशन है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी उसमें फ़ी की ड्यूरेशन होती है, उस दौरान आपको फ़ी पे करनी होती है, जो उसके फर्स्ट सेमेस्टर की या जो भी उन्होंने बताया होगा वहाँ पे। और अगर कोई स्कॉलरशिप आपको दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो वो भी उस ऑफर लेटर के अंदर मेंशन होता है ठीक है। कि ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा इतने का। अच्छा, क्विकली चलते हैं। ये बताइएगा कि वो जो फ़ी पे करनी है, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के अंदर होते हुए ही आपने पे करनी है। तो इसमें कितनी देर का टाइम वो हमें देते हैं फ़ी पे करने के लिए आम तौर पर, अमूमी तौर पर? और जब आपने फ़ी पे कर दी तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या? टाइम पीरियड उसका वेरी करता है, वो कोई लेटर के अंदर उन्होंने डेट दी होगी, नॉर्मली 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम होता है। तो वैसे उधर उस लेटर के अंदर उन्होंने बताया होता है कि आप तब तक फीस जमा करवा दें। अच्छा, फी जमा करवाने का भी एक तरीका है, क्योंकि पाकिस्तान में कनेडियन डॉलर्स नहीं होते, कनेडियन डॉलर्स के अकाउंट एज ए फॉरेन करेंसी ऑपरेट ही नहीं होते। पाकिस्तान में सिर्फ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हुआ करता था एक ज़माने में, कि वो कनेडियन डॉलर्स आप के साथ कनेडियन। इस पे आई थिंक, सॉरी कट इसमें बाद करना, इस पे में हम बाद में चले, एक अलग ठीक है। बात बहरहाल करें। आप जब फीस जमा करवाएंगे 1 1.5 महीने के अंदर अंदर आप फीस जमा करवा देते हैं, या शायद ये डिटेल उसके लेटर के अंदर लिखी होती है कि फीस कब तक जमा करवानी है और कितनी जमा करवानी है। ठीक है, वो आप जब जमा करवा देते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी आपको मेरा ख्याल है उसकी भी रिसीट वगैरह आ जाती है, तो आपका अपना कंफर्मेशन लेटर जो एक्सेप्टेंस लेटर है आपका, और जो फी की रिसिप्ट है वो आप ले जाके तो एम्बेसी में जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके साथ आप लगाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो जब एम्बेसी में आपने वो लिस्टेड डॉक्यूमेंट सारी सबमिट करवा दी, तो ये वीज़ा लगने की कितनी देर का प्रोसेस होता है? ये प्रोसेसिंग टाइम इसका कितना होगा? अब तो काफी कम हो गया। अच्छा, इसमें एक एसडीएस प्रोग्राम था जिसमें पाकिस्तान कुछ ही साल पहले एंटर हुआ है, पहले इंडिया था उसके अंदर। उसका मतलब ये था कि हम फास्ट ट्रैक पे जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशंस आएंगी उनको हम फास्ट ट्रैक पे प्रोसेस करेंगे। तो उसकी वजह से जो एग्जीक्यूशन जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो चुका है। अम, इसके अंदर जो टाइम पीरियड है मेरा ख्याल है वो कोई 4 से 6 हफ्ते का टाइम है जिसमें वो डिसाइड कर लेते प्रोसेस। हैं। ठीक है। अच्छा, वीज़ा ऑफ़िसर ने वीज़ा प्रोसेस कर लिया, लेट्स अज़्यूम कि वीज़ा लग गया और मैंने टिकट बुक करवा ली और मैं पहुँच गया। तो आप कौन से एरियाज़ को रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, कि वो उस पे फ़ोकस करें? क्या वहाँ पर एज़ अ स्टूडेंट जॉब मिल जाती है? अगर जॉब मिल जाती है तो कितने घंटे इजाज़त है वीक में हमें काम करने की? क्या पर आवर रेट है?
और किस तरह की नौकरियां आमतौर पर मिलती हैं? अगर कोई आईटी का है या नॉन आईटी का है तो उसको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और आपकी क्या रिकमेंडेशन? देखिए, नौकरी के बारे में तो आप ये जान के चलिए कि नहीं मिलनी। ठीक है। तो जो आपकी पूरा ट्यूशन का जो पीरियड, जो आपका यहाँ पे टेन्योर है, 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, तो आप ये मान के चलें कि आपको अपने लिए सपोर्ट करने का बैकअप रखना है। चाहे वो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, या आप खुद कर रहे हैं, या कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपके पास कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए। ये मान के चलें कि इस नौकरी का मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो। अब मैं इसमें डिस्करेज नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको ये मेंटली तौर पे ये चाह रहा हूँ कि आप प्रिपेयर होके आए कि मुझे जाते ही नौकरी नहीं मिल जानी। हो सकता है मिल जाए, लेकिन ये मान के चलें कि शायद ना मिले। तो मेरे पास मेरा बैकअप सोल्यूशन क्या है? जहाँ तक नौकरी की बात है, या जो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मिनिमम वेजेस क्या हैं, नौकरी किस तरह की हैं, किस एरिया में उसको अप्लाई करना चाहिए, ये सारा डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आप किस तरह, आपकी अंडरग्रेड की एकेडमिक्स क्या है, आपके पास कोई स्किल है। जैसे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं या प्रोग्रामर्स होते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी एक स्किल होती है जिससे वो एक आईटी से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। उनके लिए कदरे आसान हो जाता है, क्योंकि स्किल उनके पास ऑलरेडी होती है। तो उनको कहीं ना कहीं से उनको स्टार्टिंग जॉब, इंटर या एंट्री लेवल की जॉब मिल जाती है। बीइंग अ स्टूडेंट, उसको पहले होता था 20 आवर्स कर सकते थे अ वीक। अब मेरा ख्याल है आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा बड़ी ये बड़ी अच्छी चीज। ये काफी हेल्प है स्टूडेंट्स के लिए कि वो, अगर उनको फुल टाइम जॉब मिलती है तो वो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स किस किस्म की जॉब्स कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एकेडमिक्स, अगर वो पढ़ाई ठीक तरीके से करें तो काफी डिमांडिंग होती है टाइम के हवाले से। जो रिसर्च बेस होते हैं, उनके चूंकि सब्जेक्ट्स थोड़े होते हैं, तो उनके पास लेवरेज होता है कि टाइम ज़्यादा उनको मिल जाता है। जो कोर्स बेस होते हैं, उनके कोर्सेज 4 4 5 5 होते हैं एक सेमेस्टर में, तो उनके हम्म। पास टाइम की ज़रा किल्लत होती है, लेकिन फिर भी लोग जॉब करते हैं। मिनिमम वेजेस यहाँ पे मेरा ख्याल 15.5 है पर आवर। लेकिन जो स्टूडेंट्स के साथ होता है वो ये होता है, चूंकि स्टूडेंट्स दे लव वर्किंग कैश, तो कैश के अंदर फिर ये होता है, जो एम्प्लॉयर होता है वो सम टाइम आपको एक्सप्लॉइट करता है। वो आपको $15 तो ओबियसली नहीं देगा। वो पहले तो कहेगा कि टैक्स कटता है इसके अंदर से, तो मैं आपको क्योंकि कैश दे रहा हूँ तो टैक्स तो तुम्हें बचा रहा हूँ। ठीक है। तो वो आपको नॉर्मली, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जिनके बिजनेसेस अच्छे नहीं चलते, या जो लोग इस चीज़ से जिनको आदत है एक्सप्लॉइट करने की, वो $8 से $10 दे रहे होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिलीवरीज की जॉब करते हैं, उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए उनको। स्टूडेंट्स यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में बैक, जो किचन किचन के काम है वो कर रहे होते हैं। या यहाँ पे पैकिंग की जॉब करते हैं। ये वो और जॉब्स हैं जो लोग करते हैं, लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली जो एजुकेटेड पर्सन है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको हम्म। कोई ना कोई स्किल सीख के आना चाहिए वहां से। जैसे सेल फोन रिपेयर है। अब सेल फोन रिपेयर एक ऐसा काम है कि आपको इजीली मिल सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे काफी डिमांड भी है उसकी। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से आपको कुछ थोड़ा सा लगा हुआ है, तो आप अप्लाइंसेस, टैबलेट्स, अगेन वो सेल फोन में आ जाती हैं चीज़ें, जो गैजेट्स हैं, इनकी रिपेयर और इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो, तो आपको एक बेहतर जॉब मिल सकती है सेल्स के हवाले से भी, और रिपेयर के हवाले से भी। मॉल्स के अंदर काफ़ी मिल जाती हैं। अच्छा, तो एक एक सवाल है कि दो सवाल हैं। एक तो ये बताइएगा कि कंसल्टेंट्स का क्या रोल है, किस बंदे को कंसल्टेंट की ज़रूरत है, किसको नहीं? और दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान से कोई आए या इंडिया से या बांग्लादेश से कोई आए, श्रीलंका से कोई आता है, तो वो कौन सी चीज़ें इसेंशियल्स हैं, लिस्ट ऑफ इसेंशियल्स जो वो लेकर आए, जो उसको वहां पर महंगी पड़ेंगी इनिशियली? गुड क्वेश्चन। ये काफ़ी ट्रिकी सवाल है। अम, क्या लेके आए पाकिस्तान से या इंडिया से? तो सबसे पहले तो अगर उसको ड्राइविंग आती है तो अपना ड्राइविंग लोकल लाइसेंस लेके आए।
इंटरनेशनल लाइसेंस के बारे में कहा जाता है कि आप उसको लाजमी लेके जाएं, तो हम लोग जैसे पाकिस्तान में हम बनवाते भी हैं, उसकी एक्स्ट्रा फी पे करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, अनलेस आपको यहाँ पे गाड़ी रेंट पे लेनी है, तो आप पहले 3 महीने गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरनेशनल लाइसेंस। उसके अलावा उसका कोई फायदा नहीं। अपना लोकल लाइसेंस लेके आए, उसको कन्वर्ट करवाएं यहाँ पे, और जितनी जल्दी हो सके लाइसेंस लें। दूसरी चीज के वो वहां से कौन सी ऐसी जरूरी चीजें लेके आए कि उसको यहाँ पे महंगी पड़ती हैं। तो इनिशियली मेरा नहीं ख्याल, सबसे पहले तो अपने पैसे जो हैं वो कपड़ों पे ज़ाया मत करें। खास तौर पे कनाडा जैसे मुल्क में सर्दी के कपड़े आपके पाकिस्तान के नहीं चल रहे, तो उन पे तो आप पैसे मत ज़ाया करें। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ से नहीं मिलती। खास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट से अगर आप आते हैं, तो सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड हर चीज यहाँ मिल जाती है। आपको जो भी चाहिए, यू नेम इट यू विल गेट इट। ठीक है, खास तौर पे कुछ इलाकों में जैसे GTA टोरंटो के एरिया में आपको हर चीज मिल जाती है। और जहाँ जहाँ पे हमारे लोग देसीज मौजूद हैं, आपको हर चीज मिल जाएगी, आपको कुछ वहां से लाने की जरूरत नहीं है। अपने जाहिर है, मैं नहीं समझता कोई ऐसी चीज है आपके अपने अलावा, या अपनी इसेंशियल्स जो आपकी अपनी गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनके अलावा शायद कोई ऐसी चीज़ हो जो आप वहां से कैरी करें। क्योंकि होता ही है, हम वहां से चीज़ें तो शौक से उठा लेते हैं, यहाँ वो किसी काम की नहीं होती। हम्म। ठीक है, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि समटाइम हम एक्स्ट्रा बैगेज लेके आ रहे होते हैं, उसका भी हम एक्स्ट्रा पे करते हैं, वो यहाँ जी। किसी काम का नहीं है। तो यानी कि आप उसकी बजाय अगर आप कोई एक ऐसी चीज लेके आए जिसको यहाँ पे आप ट्रेड कर सकें, जिसको बेच सकें, जो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न कर जाए। वो मसलन जे- कौन सी चीज़ है? मसलन हैंडीक्राफ्ट हो सकती हैं। ठीक है, जो डंडा सिगरेट ज्वेलरी का, नहीं, वो सिगरेट का आने नहीं पैक। देंगे, वो आने नहीं देंगे। अच्छा, वो वो आने आप नहीं देते? एक मिकदार, मेरा ख्याल 200 से ज्यादा नहीं आने देते, कुछ कुछ उसकी एक समझ गए। एक डंडा तो आ जाएगा। शायद अच्छा, अगर आप 3 4 डंडे लेंगे तो वो नहीं आएंगे। तो वो वो नहीं फिर है। आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि इनके ऊपर ड्यूटी है, तो फिर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और वो ये भी देखेंगे कि आप स्मोकर भी हो कि नहीं, क्योंकि हम्म। बिजनेस के लिए तो आप नहीं ला सकते। अच्छा, तो बिजनेस के लिए आप कुछ भी नहीं ला सकते। तो ठीक है। उसमें तो कोई ऐसी चीज है नहीं ऐसी। हाँ, जो थोड़ी बहुत जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं आप वो ले आए, या एक मेरे जानने वाली खातून थी, वो यहाँ पे लाई थी, तो वो खवातीन के जो कपड़ों के जो गले होते हैं, जो जी। एम्ब्रॉयडरी के होते हैं, वो लेके आई थी। इतने खास कोई मुझे पता नहीं कि इतनी ज्यादा सक्सेस उनको हुई नहीं। हम्म। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नीश हैं, वो आप अगर आप लाना चाहें तो ला सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक मजहबी शख्स, यानी कि चूंकि कनाडा एक क्रिश्चियन कंट्री है, वहाँ गिरजाघर या चर्चेस तो जरूर होंगे, तो क्या मंदिर और मस्जिद और हलाल शॉप्स और एथनिक शॉप्स उधर इजीली मिल जाती होंगी? तो ये चीजें अगर किसी ने अपनी इबादत करनी है तो वो इबादतगाह भी होगी, कम्युनिटीज होंगी। कनाडा के नॉर्थ में तो कोई शायद जगह ऐसी हो सकती हैं जो जहाँ पे आपको शायद, शायद वाली बात मैं वो भी कह रहा हूँ कि आपको मस्जिद या इबादत गाह ना मिले। ऐसी कोई जगह है नहीं मेरे नॉलेज में। इवन न्यू फाउंडलैंड जो है, जहाँ पे मेमोरियल यूनिवर्सिटी है, वो एक आइलैंड है, बिल्कुल सेपरेट है फ्रॉम कनाडा, है कनाडा का हिस्सा। वहाँ पे फेरी जा सकती है या प्लेन जाता है, बाई रोड कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ पे भी मुसलमान हैं, और ईरानियन, पाकिस्तानी, इंडियन सब मौजूद हैं। तो वहाँ पे भी मसाजिद हैं, और हलाल मीट हर जगह से मिल जाता है। बहुत कम कोई जगह होगी जहाँ से शायद ना मिले। अगेन मैंने कहा कि जो बड़ी छोटी कम्युनिटी होगी जहाँ पे लोग देसी नहीं गए होंगे, वो छोटे छोटे टाउन ही हो सकते हैं। बड़े शहरों में जो नुमाया शहर हैं, जैसे टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी, अल्बर्टा, विंडसर, लंदन, ठीक है। अ, इनमें सब में मौजूद है। कंसल्टेंट्स का बताइए कि कंसल्टेंट्स के पास जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो किसको जाना चाहिए, किस सूरत में जाना चाहिए? कंसल्टेंट के पास आप तभी जाएं जब आपको ये लगे कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, या हम्म। आपको उनकी वेबसाइट जब आप पढ़ें तो आपको उसकी समझ ना आए।
स्टूडेंट के लिए कंसल्टेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं, तो वो उनके साथ रब्ता कर सकते हैं, उनको तो ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है किसी कंसल्टेंट की। हम्म। अ, जो दूसरी कैटेगरीज के लिए जा रहे हैं, जो इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, ज़रूरत तो उनको भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको वैलिडेट करने के लिए कंसल्टेंट करना है, वो हम्म। एक अलग बात है। अगर आपको पूरे प्रोसेस के लिए कंसल्टेंट करना है, तो आई वुड एडवाइज कि उस कंसल्टेंट को अपने साथ आप उसके साथ लिंक करें हम्म। जो लाइसेंस्ड है, जो कनेडियन बॉडी जो है उसके साथ लाइसेंस है, क्योंकि वो आप नंबर वन, वो आपको चीट नहीं करेगा, क्यों, उसको अपने लाइसेंस की भी फिक्र है। लोग कंप्लेन करते हैं तो फिर उनके लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल हो जाते हैं, वो लोग नहीं कुछ कर सकते, फिर मतलब उनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं बचती। तो और वो ऐसा करते भी नहीं, नॉर्मली जो लाइसेंस्ड कंसल्टेंट्स हैं, हम्म। उनकी अपनी रेप्यूट स्टेक पे होती है, उनका अपना लाइसेंस स्टेक पे होता है, तो वो ना तो झूठ बोलते हैं ना आपको गलत गाइड करते हैं, पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर आपसे वो $2,000 लेगा, तो पाकिस्तान में तकरीबन 4 लाख बन जाएंगे। तो ठीक जो है। पाकिस्तान में नॉन लाइसेंस बैठा हुआ है, वो ज्यादातर इस तरह के लोग बैठे हुए हैं कि जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, आप कनाडा में, सॉरी लाइसेंस नहीं है, आप मेरे दोस्त हो, आप कनाडा में हो, आपके पास लाइसेंस है, तो मैं आपके नाम पे वहाँ पे एप्लीकेशंस ले रहा हूँ, ये काफी कॉमन है। और मैं शो ये करूंगा कि हमारे पास लाइसेंस है। ये वैसा ही है कि जैसे आजकल कनाडा में हलाल सर्टिफिकेट शो किया जा रहा है रेस्टोरेंट्स के अंदर। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो हमने काफ़ी कवर कर लिया कंसल्टेंट्स को। एक प्रोफ़ेशनल आदमी है, वो मैरिड है विद किड्स और वो उसको अपने मुल्क से वो माइग्रेट करना चाह रहा है कनाडा में। तो कौन से ऐसी फ़ील्ड्स ऑफ लाइफ़ हैं जो जिनमें बड़ी हॉट डिमांड है इस वक़्त प्रोफ़ेशनल्स की और जो पाकिस्तान में भी हैं और आप क्या रिकमेंड करते हैं? जैसे आईटी हो गया, आईटी की तो ज़रूर हर जगह ही होगी। लेकिन आईटी के अलावा भी आप बता सकते हैं कि क्या तरीक़ाकार है? एक तो स्टूडेंट को तो हमने कवर कर लिया, इसके बारे में क्विकली ज़रा बता दें। देखिए, जो जो प्रोफेशंस डिमांड में है, वो प्रोफेशंस तो ऑलरेडी इनकी जो एनओसी, एक इनका वो लिस्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होती है। वो जब आप इमिग्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, तो आपको वो नॉक हुँ। बोलते हैं उनको, वो एनओसी की लिस्ट मौजूद है कि हमें ये प्रोफेशंस हमारे इन डिमांड है आजकल। ठीक है, आईटी उसमें ऑलमोस्ट हमेशा ही रही है, लेकिन कई दफा ऐसा भी हुआ कि आईटी को निकाल दिया उन्होंने, ये हाँ, सैचुरेशन की वजह से। अगेन इवन आईटी भी है, तो उसकी भी जॉब आपको अपने स्किल पे ही मिलनी है। आईटी की जॉब आपके लिए रेडिली अवेलेबल नहीं है कि आप जाएं और आपको जॉब मिल जाएगी। आईटी के लिए या किसी भी प्रोफेशन के में जब आप जाते हैं, जॉब के लिए ज़रूरी है कि आप एक जो इट्स अ ट्रू कोर्स ऑफ एक्शंस बोले, जो करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शंस है, लाइक कि आपको नहीं पता एम्प्लॉयर्स को रीच कैसे करना है। समटाइम्स दे एक्सेप्ट डायरेक्ट एप्लीकेशंस। जो बड़ी कंपनीज हैं, वो अब अपना टाइम रिक्रूटमेंट में ज़ाया नहीं करती, तो उन्होंने यहाँ एजेंसीज को दिया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट। तो एजेंसीज जो रिक्रूटर्स होते हैं, बेसिकली वो फ्रंटमैन का काम कर रहे होते हैं। तो जो जैसे आईटी की रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं या रिक्रूटर्स हैं, आप उनसे रब्ता करें, वो आपको बेहतर जॉब, जो हाईली सैलरी, जिनकी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, वो आपको लेके देंगे। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको अंडर वैल्यू कर दिया जाए, या आपको इतने पैसे ना दिए जाएं जो मार्केट की है, क्योंकि आपको इतना नहीं पता होगा। एज ए न्यू पर्सन आपको नहीं पता होगा, लोग आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, स्पेशली जो इमिग्रेशन पे आते हैं। उन ठीक है। न्यू इमिग्रेंट्स को जॉब देने के लिए गवर्नमेंट आपको फंड भी करती है, एम्प्लॉयर्स को। तो वो लोग क्या करते हैं कि क्योंकि आधी सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, तो वो मिनिमम फर्ज करो, अगर 15 है तो वो आपको 20 दे रहा है, तो $10 में आप उसको कॉस्ट कर रहे हो पर आवर के हिसाब से। तो काफ़ी है, लेकिन इसमें तरीकेकार यही है कि आप थोड़ी रिसर्च कर लें इसके ऊपर, हाँ, हाँ। और रिक्रूटर्स के साथ अगर आप कांटेक्ट करेंगे, तो आपको मार्केट का आइडिया हो जाएगा। ठीक है। आईटी के अलावा ज़रा क्विकली कौन-सी फ़ील्ड्स ऑफ लाइफ़ हैं जिनमें आप समझते हैं कि प्रैक्टिकल है और वो अर्निंग ज़्यादा है या सर्वाइवल ईज़ी है? देखिए, जो तो प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनके अंदर यूं समझें कि लाइसेंस ट्रेड है, जो
जो गवर्नमेंट जिनके ऊपर लाइसेंस इशू करती है, जैसे अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, इनको लाइसेंस चाहिए अपनी ट्रेड में काम करने के लिए। तो इसके बगैर तो आपको अपनी ट्रेड में अच्छी जॉब तो मिलेगी नहीं। इनके अलावा तो जाहिर है इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप पहले लाइसेंस ले लें, फिर आप इनके लिए अप्लाई करें, आपको फिर चांसेस आपके बेहतर हैं। तो दूसरी इसके अलावा जो है इनमें अपने, अगर आप कोई अपनी सर्विस ओरिएंटेड काम कर सकते हैं जिसके अंदर जैसे आजकल अमेजोन डिलीवरी का काफ़ी काम है, उसमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं, और यू आर योर सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, जैसे मैंने पहले सेल्फ रिपेयर की बात की, वो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे काम कर सकते हैं। एक आप सेकंड यहाँ पे इंडिपेंडेंट। रुकिएगा कि ये मैं ऐसे बंदे के लिए कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में है और प्रोफेशनल है, वो मूव करना चाह रहा है कनाडा में, वो किस तरीके से किसी एक प्रोफेशन को नहीं में, कौन से प्रोफेशन की आप बात करते हैं? फॉर एग्जांपल आईटी की। आईटी की तो देखें, वो जो आईटी वाला है उसका तो डिफरेंट केस है, उसको लाइसेंस नहीं कोई चाहिए। ठीक है। सर्टिफिकेशंस मैटर करती हैं बट इतना भी नहीं करती। आईटी में जो है, अगर वो डेटा साइंस में डेटा एनालिस्ट का काम जानता है, मशीन लर्निंग जानता है, एआई के टूल्स को जानता है, तो उसके लिए आजकल के दौर में उसके लिए काफ़ी जॉब है। जो फुल स्टैक डेवलपर्स हैं, जिनमें जो क्लाइंट एंड की जो प्रोग्रामिंग करते हैं, नोड में जेएस, इसमें जावास्क्रिप्ट में, जेएस में, या जो जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर काम कर रहे हैं जो क्लाइंट एंड पे, उनके लिए जॉब्स काफ़ी ज़्यादा है। फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए जॉब्स हैं। इसी तरह आईटी में नेटवर्क वालों के लिए जॉब्स उतनी नहीं है जितनी फुल स्टैक डेवलपर्स की हैं, लेकिन समझ। एडमिनिस्ट्रेशन की, साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स हैं। ठीक है, सॉक की। तो जॉब्स हैं, ज़रूर हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपको को वो काम कितना आता है। अच्छा, हमारी पॉडकास्ट में टाइम की कमी के बायस अब हम इनको क्विकली समराइज करते हैं। मेरे ख्याल हमारे पास 7 या 8 मिनट रह गए हैं। ये बताइएगा कि आपने अमेजोन डिलीवरी की बात की, पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा कैसे उधर अमेजोन डिलीवरी की बेस पर जॉब कर सकता है और वीज़ा ले सकता है, ये एक तो क्लियर कीजिएगा। और फर्ज करें उसको वीज़ा मिल गया, तो अमेजोन डिलीवरी करके कितने घंटे वो काम करेगा और एक अच्छी अर्निंग आपने ये कहा है कि कर सकता है, वो अच्छी अर्निंग से आपकी मुराद कितनी अमाउंट है? अच्छा, डिलीवरी करने वाला तो शायद, मुझे नहीं पता कि वो तो मिनिमम ही कमा रहा होगा, लेकिन जो अमेजोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है टू डिलीवर, जैसे एज अ बिजनेस, हाँ बी हाँ। टू बी रिलेशन जो इस्टेब्लिश करता है, मैं उसकी बात कर रहा था। ठीक। कि जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ पे आया, यहाँ पे अक्सर इंडियन गुजराती स्टूडेंट जो गुजरात रीजन से आए हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या काम किए हैं, उन्होंने यहाँ पे जो डिलीवरीज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपनीज के साथ, डो डैश है या उबर ईट्स है, उन्होंने अपने पूरे पूरे ग्रुप बनाए हैं जिसके अंदर वो सारे ये डिलीवरी का काम करते हैं। तो उनको एक बंदा या एक बॉडी इसको हेड कर रही है। इसी तरह अमेजोन की जो डिलीवरी के काम है, अब अमेजोन के अंदर मेरा ख्याल है बिडिंग का सिस्टम होता है कि जो फर्ज करो मेरी कंपनी है, तो मैं अमेजोन से कॉन्ट्रैक्ट या कांटेक्ट करता हूँ इनिशियली, तो मैं उसे बोलता हूँ कि मैं डिलीवर करूंगा, मेरे पास इतना फ्रेट है, इतने मेरी गाड़ियां हैं, इतने लोग हैं। तो वो, अगर हम दोनों compete कर रहे हैं, तो अमेजन whoever has a better quality and whoever has lower rates, तो अमेजन उसकी तरफ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में डिटेल चाहिए, टाइम चाहिए। लेकिन मैंने ये बात की है कि कनाडा के अंदर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, वो ज़्यादा फ्लरिश कर जाते हैं कंपेयर टू एक कमोडिटी बेस्ड बिजनेस जो आप करें। मेक सेंस। तो क्या आप उसको क्या रेंज देंगे अर्निंग की एनुअल बेसिस पे, कि अगर एक बी टू बी उसका अमेजोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिलीवरी का, तो इट्स वो अ गुड वन। मेरा ख्याल है कम से कम भी बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है किस एरिया में है। बड़े शहरों में है तो वहाँ ज़्यादा कंपटीशन भी होगा और ज़्यादा काम भी होगा। मेरा ख्याल है इट्स अराउंड लाइक 75-90,000 टू 100,000, मोर देन 100,000। ये अच्छा। वो बंदा बना सकता है जिसके पास कुछ गाड़ियां हैं और ड्राइवर्स हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अच्छा, एक सवाल है, जैसे आपने लाइसेंस ट्रेड की बात की, तो उसमें मेरा ख्याल है प्लम्बर, वेल्डर वगैरह भी लोग, टेक्नीशियंस भी आते होंगे।
तो एक बंदा जिससे पाकिस्तान के पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है मैट्रिक के बाद, क्या हम्म। वो एलिजिबल है वीज़ा के लिए? और अगर वो है तो उस पाकिस्तान की प्लम्बिंग और वेल्डिंग जो ट्रेनिंग है, उसमें और कनाडा की प्लम्बिंग और वेल्डिंग की ट्रेनिंग या एनवायरनमेंट में या जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसमें कितना फ़र्क होता है? क्या उसको कोई एडिशनल कोर्सेज़ करने पड़ेंगे? और क्या वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता? हाँ, मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ क्योंकि मेरा उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हेयर एंड से ही है जो हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसकी मिलती है। मेरे ख्याल से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपको कुछ उस ट्रेड के बारे में पता है, जैसे वेल्डर की मिसाल दे देते हैं। हुँ, मैं कुछ लोगों को यहाँ जानता हूँ जो मिडिल ईस्ट के अंदर ऑयल पाइप्स की जो वेल्डिंग करते रहे हैं, और एक कमर्शियल, एक काफी बड़े स्केल पे वो वेल्डिंग का काम है। वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। मेरा नहीं ख्याल उनमें से किसी से भी आइट्स हुआ होगा। लेकिन वो यहाँ पे आए कैसे? हुँ, सवाल ये है, वो यहाँ पे आए जॉब की बेस पे, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे। वो एक ऐसी एक नीश किस्म की मार्केट है जिसके अंदर, जैसे देखें, जिनको मैं जानता हूँ, वो सस्कैचुअन का एक बड़ा छोटा सा टाउन है। वो टाउन की मिसाल मैं इस तरह दे दूं कि जब उसकी उस बंदे की फैमिली वहां पे आई, 5 बच्चे, जब वो स्कूल में एडमिशन उनका हुआ, तो अगले दिन अखबार में, लोकल अखबार में उनके लिए वेलकम का मैसेज आया कि जी मिस्टर मालिक एंड सो हैज सेव द स्कूल, क्योंकि वो स्कूल बंद करने लगे थे। इतना छोटा टाउन है वो, हुँ, कि ये हमें वर्थ नहीं करता, इनके बच्चों को हम स्कूल बस पे कहीं और भेज देंगे। तो 5 बच्चों के आने से वो स्कूल बच गया, क्योंकि वो मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट से ऊपर निकल गए। तो उन्होंने कहा कि जी जनाब, इन लोगों ने हमारा स्कूल बचा लिया। तो ऐसे रिमोट एरिया में जब आपको -40, 50, 60 पे काम करना हो आउटडोर, इट्स नॉट एन इजी जॉब। तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई से ज्यादा सख्त जान होना जरूरी है। और उसका जो कि मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस था तो उनको मिली। कहने का मकसद ये है कि जो इवन जो इंजीनियर्स लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी ये चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा, बजाय यहाँ पे आप छोटी छोटी और जॉब्स करें, आप अगर इस तरह की ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान से आ जाते हैं, और यहाँ पे वो कॉलेजेस हैं जो आपको यहाँ की लोकल ट्रेनिंग देंगे, तो आपको ये ज्यादा फायदा देगा। ओके। आप अपनी मास्टर्स की डिग्री बेशक करें या अंडरग्रेड की जरूर करें, लेकिन अगर आप सर्विस ओरिएंटेड अपने आप को ऑफर करते हैं, या बहुत से पोर्टल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने आप को बेच सकते हैं कि ठीक मेरे है, पास ये चीज़ है। हम्म। इस पे हम आते हैं, हमारे पास वक़्त की किल्लत इंतहाई शदीद है। अच्छा ये बताइए तौसीफ़, फ़ाइनल अपने क्लोज़िंग नोट्स की तरफ आते हुए कि अ, यानी कि आपने कुछ प्रोफ़ेशंस लिस्ट कर दी, लाइसेंस ट्रेड हो गया, आईटी के बंदों का आपने फुल स्टैक इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी वगैरह का ज़िक्र कर दिया। और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉड पे इस पे डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसी भी बातें हैं जो लोग कहते हैं कि कुछ पैसे देकर आ जाते हैं, वर्क परमिट ले लेते हैं, उसका क्या तरीकाकार होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल आपकी राय क्या है, जनरल ओपिनियन क्या है कि कनाडा में चूँकि बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लक्स हो गया हुआ है इमिग्रेंट्स का, तो सैचुरेशन का लेवल क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है और क्या आप समझते हैं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और अगर नहीं जाना चाहिए तो अल्टरनेटिव आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मैं किसी को नहीं कहूंगा कि नहीं आना चाहिए या अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं हर किसी को ये कहूंगा जिसे नहीं भी जरूरत वो भी अप्लाई करे। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने ये मुझे बड़ी अच्छी बात की थी कि कनेडियन इमिग्रेशन या कोई भी इमिग्रेशन तब अप्लाई करो जब उसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक, ठीक है। तो मैं तो हर किसी को कहता हूँ, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो वो अप्लाई करें। अगर वो समझते हैं कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं, करीब करीब हैं, तो डोंट कंसिडर योर सेल्फ कि यार नहीं, उसका नहीं हुआ तो मैं नहीं कर सकता। ये काम तो बिल्कुल ना करें। और दूसरों के एक्सपीरियंसेस अपने ऊपर अप्लाई ना करें, खुदारा। हर किसी की ठीक। किस्मत अपनी है, हर किसी का बैकग्राउंड, जी। उसके सिस्टम, उसके हालात अलग अलग हैं। तो अपने अपने आप पे ये वो बातें हैं हाँ। जो आप बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से कि जो दूसरों को देखकर तो अपने केसेस को खराब कर बैठे। देखिए, बिल्कुल मैं सही। एक मिसाल देता हूँ। मैं जब यहाँ आना था, मुझे या मेरे इमिग्रेशन प्रोसेस में थी, तो मुझे कहा जाता था यार वो फलाना डॉक्टर सी, वो थे टैक्सी चला रहे थे, दोनों की लबना होते। वो सही, सही, भाई, सही। डॉक्टर ने टैक्सी ही चलानी थी जब तक उसको लाइसेंस नहीं मिले, लाइसेंस नहीं है। अदरवाइज तो वो कुछ भी नहीं है। ठीक। तो चलें ये इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं क्योंकि हमारे पास वक़्त 1 मिनट से भी कम रह गया। बहुत शुक्रिया तौसीफ़ आपका। इंशाल्लाह
कल या परसों या नेक्स्ट फ्यू डेज में हम दोबारा इसी सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।